मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि फाइनेंस के बारे में जो जानकारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं समझा सकूं कि किस तरीके के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए। उसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की। देखिए, यहाँ पर पिछला साल जो था 2020 का, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके के जो फिक्स्ड रिटर्न्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें ब्याज दरों में एक भारी कटौती हुई। उसे देखकर काफ़ी सीनियर सिटीजन्स नाराज़ हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सीनियर सिटीजन्स अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी को फिक्स्ड रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी जो सेकेंड इनिंग्स है लाइफ की वो अच्छे से चल सके, उसमें किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस वजह से मेरा हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो सीनियर सिटीजन है, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिनके पेरेंट्स रिलेटिव्स सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए हमेशा रैंक 1 पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होनी चाहिए। उसी के साथ मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो रैंक 2 पे होती है उन पर डिटेल वीडियो बनाया, और उस वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार भी दिया। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स तो ज़रूर बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। उसी के साथ आपके जो सवाल थे मेरे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाले अन्य वीडियोस में, उनमें से कुछ मैंने पिक किए ताकि उन पर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे सकूं और उनको लेकर आपकी जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर सकूं। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन इनमें से जो ये आखिरी वाला टॉपिक है इस पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे ताकि आपको इस स्कीम के बारे में A से लेकर Z तक पता चल जाए। और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आपको इस स्कीम के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, ताकि आपके जो मेहनत का पैसा आप अगर निवेश करते हो तो उसमें आपको 100% जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आइए मिलकर सीखते हैं। सबसे पहली पॉइंट, आखिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कौन ओपन कर सकता है? जैसे कि इसके नाम में है, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है। तो अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपने VRS ले रखी है और आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपको ये अकाउंट जो है वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर ओपन करना होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए। वहाँ पर अगर आपकी उम्र 50 वर्ष की है तो भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन कर सकते हो और सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो बात हुई कि कौन ओपन कर सकता है। उसी के साथ ये भी समझते हैं कि कौन ओपन नहीं कर सकता है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग लोग ये भी जानना चाहते हैं कि टर्म क्या होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। बड़ा सिंपल टर्म है, केवल 5 साल का टर्म है। मेरे हिसाब से कोई बड़ा टर्म ये नहीं है। और उसी के साथ 3 साल इस अकाउंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बातें तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ओपन कहाँ कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को? पोस्ट ऑफिस जो सबसे बेटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए। और यदि अगर आपको पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज पसंद नहीं है तो पब्लिक बैंक्स को आप प्रेफर कीजिए, जैसे हो गई SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक्स को ही आप हमेशा प्रेफरेंस दीजिए जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन करते हो, तो थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। अब इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं? देखिए, जो अपर लिमिट तय की गई है वो है 15 लाख रुपए की। लेकिन जो लोगों ने VRS ले रखी है और वो 55 साल से ज़्यादा के उम्र के हैं, वो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हैं तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो उनकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स मान लीजिए केवल 10 लाख रुपए के हैं, तो वे व्यक्ति केवल 10 लाख रुपए ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश के माध्यम से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, लेकिन केवल 1 लाख रुपए से कम की राशि के लिए। 1 लाख रुपए से राशि अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर चेक देना पड़ेगा। अब ये बात तो ठीक लग रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना है? देखिए, हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। इस समय जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर आप
7.4% पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हो तो आपका यही इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा। इसीलिए रैंक 1 है, लॉक हो जाएगा ये अगले 5 सालों तक। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच अगर ये इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए तो आपने 7.4 पे ओपन किया है, आपका इंटरेस्ट रेट पूरे 5 सालों तक फिक्स रहेगा, यानी कि 7.4% का रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति पूरे के पूरे 15 लाख जो एक अपर लिमिट है वो इन्वेस्ट करता है तो 27,750 रुपए का क्वार्टरली इंटरेस्ट उन्हें मिल जाएगा, उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे केवल तो 1850 रुपए क्वार्टरली आपको मिलेंगे। अब यदि आप सोचते हो कि फिर 2 लाख पे कितना, 3 लाख पे कितना, 5 लाख पे कितना, 10 लाख पे कितना, बड़ा आसान सा तरीका है, कैलकुलेटर यूज करेंगे। 1 लाख पे 1850 है तो 1850 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 3 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतना क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके खाते में, सेविंग अकाउंट में आता रहेगा क्वार्टरली बेसिस पर। हर क्वार्टर के लास्ट डेट पर इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में खुद ही ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तभी आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पर देनी होती है, भरनी होती है। तो वहीं पर आपका जो ये इंटरेस्ट है वो जमा हो जाता है, जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स होती है। देखिए, इसमें आपको इनकम टैक्स के एग्जम्पशन मिलते हैं ATC के, लेकिन जिस ईयर में आप अकाउंट ओपन करते हो वहाँ पर उसी ईयर में 1.5 लाख रुपए का जो अपर एग्जम्पशन है वही आपको मिलता है। उसके बाद किसी भी साल में, किसी भी वर्ष में आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलता है। और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है इस अकाउंट से वो आपके इनकम के रूप में आपको मिलता है। तो बेसिक सी बात है, इनकम के रूप में मिल रहा है तो वो आपकी इनकम हो गई। तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे बिल्कुल आपको टैक्स लगेगी आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अनुसार। और TDS भी डिडक्ट होता है अगर आपने 15H नहीं भर के दिया है तो। 50,000 रुपए से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो ये पीरियड रहता है, ये जो 12 महीने रहते हैं, उन 12 महीनों में अगर इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो वहाँ पर TDS आपका डिडक्ट हो जाता है। इस समय जो TDS के रेट हैं वो 10% के हैं। तो अगर आपको TDS नहीं डिटेक्ट कराना है, आप उस क्राइटेरिया में हो कि आप 15H भर के दे सकते हो, तो आप 15H वहाँ पर ज़रूर भर के दीजिए, आपका फिर कोई भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप 15H भर रहे हो तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में वो भर के देना है, जहाँ पर भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है वो ओपन कर रहे हो। अब पैसा मेरा है, कभी ज़िंदगी में ज़रूरत आन पड़ी, यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल करना पड़ा, तो कैसे करेंगे? 1.5% की पेनल्टी लगेगी आपको अगर 2 साल से पहले एग्जिट कर जाते हो। आप 2021 में ओपन किया है, 2022 में एग्जिट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। 1.5% की पेनल्टी वहां पर आपको भर के देनी पड़ेगी। और 2 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट कीजिए तब भी पेनल्टी लगेगी 1% की। 5 साल का टर्म है। मान लीजिए 2024 में जाकर आप सोच रहे हो नहीं मुझे इस पैसे की ज़रूरत है, किसी भी इमरजेंसी की वजह से या कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी आपके पूरे कॉर्पस पे होती है। तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट किया था, तो उस 10 लाख का 1% वो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और इसके लिए बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, जो अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको देनी होती है। खास करके VRS वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी लोगों ने VRS ले रखी है, तो वो ध्यान दें कि उनके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे उनको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप बाकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि किस प्रकार के वो डॉक्यूमेंट होते हैं। अब पिक करते हैं लास्ट वाले सेक्शन को, क्लेरिफिकेशन वाले को, क्योंकि यहाँ पर जो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस कमेंट्स के माध्यम से मेरे पिछले वाले वीडियोस में जब भी मैंने सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर बनाए थे या सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए थे, उनमें आप लोगों ने पूछे थे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं और ज़्यादातर लोगों के जो सवाल है, ज़्यादातर लोगों के जो कन्फ्यूजन है, मुझे उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब से दूर हो जाएंगे। तो एक एक करके पॉइंट्स को क्लेरिफाई करेंगे। क्या नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर नॉमिनी आप रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट था अपर एज लिमिट क्या है? ऐसी कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। मिनिमम एज लिमिट 60 साल की है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप इस स्कीम को ओपन कर सकते हो।
VRS के लिए मिनिमम जो एज है वो 55 ईयर्स की है और डिफेंस पर्सनल के लिए ये एज है 50 ईयर्स की। तीसरी पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं कि वेरिएबल होते हैं। जैसे मैंने कहा वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार स्कीम ले ली यानी कि स्कीम में डिपॉजिट कर दिया तो वो इंटरेस्ट रेट अगले 5 सालों तक फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है RBI की, वो 4 बार एक साल में मिलते हैं और वहाँ पर वो इन रेट्स को डिसाइड करते हैं। फिलहाल तो ये 7.4% का है और यहाँ पर आप इस इंटरेस्ट रेट को एंजॉय कर सकते हो, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट आपके लिए लॉक हो जाएगा अगले 5 सालों तक, अगर आप अभी का अभी इसी क्वार्टर में स्कीम को ओपन करते हो यानी स्कीम में डिपॉजिट करते हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट बार बार पूछा गया था मेरे उन वीडियोस पे, वहाँ से मैंने पिक किया कि कितने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मनानी दिपिन, फाइनेंस एंथुसियास्ट, फाइनेंशियल कोच, मैं सीनियर सिटीजन हालांकि नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर अज्यूम कर दीजिए कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने यहाँ पर पहले 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। उसके बाद कहीं से मुझे एक राशि मिली, एक अमाउंट मिला और 15 लाख का अमाउंट मिला, तो अब मैं पूरे 15 लाख डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ, 14 लाख रुपए मैं कर सकता हूँ। यानी कि अकाउंट यहाँ पर मैंने 2 खोल दिए, एक 1 लाख रुपए का, एक 14 लाख रुपए का। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये याद रहे कि जो अपर लिमिट है इस स्कीम की वो है 15 लाख रुपए की, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। तो आप 5 अकाउंट ओपन कीजिए, आप 15 अकाउंट ओपन कीजिए, 1-1 लाख रुपए के मान लीजिए, चलता है, लेकिन 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं। और एक बात की क्लेरिफिकेशन कर देते हैं, क्या जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन केवल और केवल आपके स्पाउस के साथ। जैसे बैंक्स में आप अपने डॉटर के साथ, अपने सन के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप अपने केवल स्पाउस के साथ ही जॉइंट अकाउंट को ओपन कर सकते हो। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा? और जो पोस्ट का होता है बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो उस अकाउंट में डिपॉजिट हो सके। अगर आप बैंक्स में किसी भी पब्लिक बैंक में ओपन करते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को, तो वहाँ पर भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करते हो कहीं पर भी, वहीं पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है वो आपके खाते में आ सके। अगली क्लैरिफिकेशन ये है कि क्या जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट कंटिन्यू कर सकती है अगर जो डिपॉजिटर है उनकी मृत्यु हो जाती है? तो कर सकती है, लेकिन अगर वे भी सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर अगर स्पाउस भी सीनियर सिटीजन है, तो स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब कुछ सीनियर सिटीजन्स को ये भी चिंता होती है कि क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर लोन मिलता है। देखिए, पहले तो सेकेंड इनिंग्स में आपको लोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल माइंड में इस थॉट प्रोसेस को लाना ही नहीं है कि हमें लोन लेना है। वैसे इस चीज़ का जवाब है नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अगेंस्ट आपको कोई लोन नहीं मिलता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपने होम टाउन में शिफ्ट होना पसंद करते हैं। ऐसे में एक कॉमन क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल करा सकते हो ट्रांसफ़र, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। एक फॉर्म होता है फॉर्म जी, वो भर के देना पड़ता है, पासबुक देना पड़ता है आपको जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, और उसके बाद आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। 1 लाख रुपए तक तो कोई फीस नहीं होती है, उसके बाद 5 रुपया 1 लाख के पीछे की फ़ी होती है। तो 10 लाख अगर आपके हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में, तो 50 रुपए की वो चार्ज लगती है और ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब ट्रांसफ़र करें तो आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहला आप ट्रांसफ़र करोगे वहाँ पर फीस 5 रुपया पर लाख के पीछे लगती है, लेकिन उसके बाद दोबारा आपने अगर होम टाउन से वापस सिटी में शिफ्ट होने के बारे में सोचा या कहीं और सिटी में शिफ्ट होने के बारे में सोचा, तो 10 रुपीज़ पर लाख के पीछे फीस चार्ज हो जाती है। और एक सवाल काफ़ी पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो ये अकाउंट है उसको एक्सटेंड अगर हम करें तो क्या इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा जो हमने ओपन कराने के टाइम लॉक करा था? जी नहीं। अगर 5 साल आपके स्कीम को हो चुके हैं, उसके बाद 3 साल का आप एक्सटेंशन अगर करा रहे हो, तो जो इंटरेस्ट रेट उस समय अप्लीकेबल होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। और इसमें एक एडहॉक जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ कि आप केवल एक ही बार एक्सटेंड करा सकते हो,
तो मान लीजिए पहले आपने 2021 में अपनी जो स्कीम है वो ओपन कर ली, 2026 के बाद 3 साल आप एक्सटेंड करा सकते हो 2029 तक, उसके बाद दोबारा 3 साल एक्सटेंड नहीं करा सकते हो आप। तो ये थी कुछ जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जो रैंक 1 पर है सीनियर सिटीजन के लिए। पहले इस अकाउंट में आप 15 लाख का डिपॉजिट ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। रैंक 2 पे PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो स्कीम है उसको आप प्रेफरेंस दीजिए, वहाँ पर भी 15 लाख की लिमिट है। उसके बाद आप चाहे म्यूचुअल फंड में जाइए, चाहे स्टॉक मार्केट में जाइए, चाहे फिक्स डिपॉजिट में जाइए, चाहे MIS में जाइए, आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन ये तो हमेशा आप प्रेफर कीजिएगा इसी ऑर्डर में कि रैंक 1 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसके बाद रैंक 2 PMVVY। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दे सकते हो। आपके जो भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले, जहाँ पर आपके सीनियर सिटीजन्स दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एक अच्छा नॉलेज मिल सके, एक अच्छी जानकारी मिल सके, ताकि वो एक इस इनपुट के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को अच्छे से कर पाए। और इसी तरह की फाइनेंशियल जानकारी आपको अगर पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।